A great moment, great launch. Inshallah Ta'ala, we'll have a very pleasant short ceremony. कल सादिक इंस्टीट्यूट तकरीबन 2007 से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ख़ास तौर पर यूथ में और प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, तकाफुल के हवाले से काम कर रहा है। 16 साल का ये अरसा कि जिसमें असल मिशन ये था और है कि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस और तकाफुल के हवाले से तरबियत की जाए। मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो। और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा। मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझें। अब जो जनरेशन शुरू हो रही है इस्लामाइजेशन की, उसके अंदर 3 बड़े काम होने हैं। पहला काम इनोवेशन है कि हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसके जरिए इस्लामिक फाइनेंस के हम कह सकें कन्वेंशनल से डिफरेंट है। अब तक जो हुआ है उसने सिर्फ एक चीज प्रूव कर दी है कि समथिंग इज डूएबल। तो एक जो दूसरा बड़ा टास्क है हमारा आने वाले वक्तों में, वो लेजिस्लेशन है। और आप ये बात याद रखिए कि जिस मुल्क ने अच्छी लेजिस्लेशन कर ली, इस्लामिक बैंकिंग का हब वो बन जाएगा। जो हमने फैकल्टी को ऑन बोर्ड किया है, वो मेजॉरिटी उसके अंदर वो लोग हैं जो प्रोफेशनली इसके अंदर काम कर रहे हैं। दे आर बोथ ICC क्वालिफाइड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द AOFE एज वेल। तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स हमारे पास एक पूल है जिसके अंदर मुफ्तियान कराम भी हैं, शरिया स्कॉलर्स भी हैं और प्रोफेशनल बैंकर्स भी हैं, जिसके अंदर वो एक ब्रीफ एंड टू एंड ट्रांजेक्शन विद रिगार्ड टू शरिया एस्पेक्ट एंड विद रिगार्ड टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेट बैंक की है, वो इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। There is a lot of thousands of people where there is a serious issue of capacity building, and the endeavor which is taken by the Al Sadiq Academy and Al Nasi Academy is really commendable. और जो कोर्स आउटलाइन इन्होंने बनाया है उसमें दोनों एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर। स्टेट बैंक जो है वो हमेशा से कमिटेड रहा है टूवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग आफ्टर द डिसीजन ऑफ रिबा। और एक रिबा की इस डिसीजन में ये खासियत है कि चैलेंज नहीं हो सकता और रिवर्ट भी नहीं हो सकता। किसी भी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल विल की वजह से डिले तो हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये रिवर्स नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो 2027 दिसंबर की डेडलाइन है वैसे तो अभी, जिसमें वी हैव टू कन्वर्ट डिस्पाइट हैविंग द डिफरेंट हर्डल्स या जो भी हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, चाहे वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हो या दूसरी, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपना टारगेट जो है वो 2027 तक ही रखना है। सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।
मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है. इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो. और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा. मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझा. मैं तहे दिल से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे हज़रत अल्लामा शब्बीर मैसमी साहब, मदर अब्बास साहब, सादिक इंस्टीट्यूट के तीसरे अहबाब. मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है. इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो. और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा. मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझा. जो हमने फैकल्टी को ऑन बोर्ड किया है वो मेजॉरिटी उसके अंदर वो लोग हैं जो प्रोफेशनली इसके अंदर काम कर रहे हैं. दे आर बोथ आईसीसी क्वालिफाइड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द एओफी एज वेल. तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स हमारे पास एक पूल है जिसके अंदर मुफ्तियान कराम भी हैं, शरिया स्कॉलर्स भी हैं और प्रोफेशनल बैंकर्स भी हैं, जिसके अंदर वो एक ब्रीफ एंड टू एंड ट्रांजेक्शन विद रिगार्ड टू शरिया एस्पेक्ट एंड विद रिगार्ड टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेट बैंक की है वो इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे. Ya'uzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Akram Zaki and I had been Senior Joint Director in State Bank of Pakistan in Foreign Exchange Operations Department, and I had been provided opportunity to speak on many sessions. It was a wonderful session and all credit goes to the Al-Sadiq Academy, and particularly Abbas Wariala Sahab, Javed Sahab, Zulfiqar Sahab. And I hope that Al-Sadiq Academy will flourish in the coming days and they will arrange such kind of session in a much bigger number and more people will be benefited. And last, I would like to say thank to Al-Sadiq Academy and particularly Abbas Wariala Sahab for inviting me on many sessions, and I feel proud myself, honored myself to attend these all sessions. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanallah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Madiha Rubab, your moderator for today's webinar on the future of... Am I audible to everyone? First, kindly reply me. Thank you. Thank you, Abbas. So I'm again starting. Good afternoon, everyone. I am Madiha Rubab, your moderator for today's webinar on the future of digital assets in Pakistan.
thank you for joining us. And I hope you have gone through our promotional video and must have gained a lot from it. Not a lot, but you must have seen the efforts we are putting in bringing Islamic banking to Pakistan. Anyways, welcome again, everyone. We are excited to have you join us today for the important discussion on the future of digital assets in Pakistan. Today's webinar comes at a very critical time as blockchain technology and digital assets are rapidly transforming the financial landscape globally, with Pakistan emerging as a little bit significant player in this space. Our agenda today includes a comprehensive presentation on blockchain fundamentals and digital assets, current applications in Pakistan, the development of central bank digital currencies, and in the end, we have a Q&A session. I request all of you to kindly type your Q&A in the chat box. It will be responded in the Q&A session. It is my utmost pleasure to introduce our distinguished speaker for today, Mr. Bilal Naqvi. He is the CFO at Pakistan Blockchain Institute and co-founder and CFO at Elageverse. Mr. Naqvi brings exceptional expertise to our discussion with a Master of Philosophy in Leadership and Management Studies and a Master degree in Accounting. As both a blockchain developer and financial expert, he uniquely bridges the gap between traditional finance and emerging technologies. His work in driving innovation, enhancing financial transparency, and mentoring the next generation of blockchain leaders has positioned him as a trusted voice in Pakistan's growing blockchain ecosystem. Without further ado, I invite Mr. Bilal Naqvi to begin his presentation. Mr. Naqvi, the floor is yours. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, madam. Thank you to the Al Sadiq Institute and Muhammad Abbas Saab and मोहम्मद मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे इस चीज़ के लिए चुनने के लिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा पाकिस्तान में जो फ्यूचर ऑफ जो डिजिटल एसेट्स हैं उसकी क्या है वैल्यू क्या है और क्या चीज़ें हम इसमें कवर कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझना कि एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और ये एक डिफरेंट क्यों है बाकी टेक्नोलॉजीज से या ट्रेडिशनल जो इस वक्त सिस्टम्स चल रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा डिफरेंट हैं और क्यों, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक अहमियत रखती है। तो हम शुरू करते हैं। I have to share my screen, right? Madam Madia or Muhammad Abbas? Do you need our assistance? Okay, I need to share the screen, right? Yes, you need. All right, perfect. Okay, I'm doing it right now. Otherwise, I think Abbas might have it. Abbas, can you please share it? Yeah, no worries, I can do that. No problem. Okay, perfect. Just please give me a moment. Your ambiance is very peaceful. Okay, is the screen shared?
Not yet, sir. All right, I'm sorry. I think now it's okay, right? Can you guys see my screen? Please confirm if you are able to see my screen. Screen is visible, but your presentation isn't. Now we can. Thank you. All right. It was taking a little bit of time. All right. Am I audible right now? Yes, sir, you are. All right, perfect. Okay, so start करते हैं. इसको आज का जो हमारा टॉपिक है जो आज मुझे दिया गया, थैंक यू सो मच कि आज हम इसके ऊपर बात कर सकें. द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, क्रिप्टो करेंसीज, CBDCs एंड ब्लॉकचेन. तो सबसे पहले आज जो हमारा एक एजेंडा होगा फॉर दिस सेशन इज टू गेट द आइडिया ऑफ blockchain technology, blockchain use in Pakistan, digital assets, cryptocurrencies, जो digital currencies, CBDCs, जो कि central backed digital currencies हैं, and DeFi, which is decentralized finance. इसके ऊपर आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, but I will give you the idea कि ये है क्या चीज़. लेकिन ये इस चीज़ में ऐड होती है. इसके अलावा जो डिफरेंस है एक्चुअली डिजिटल करेंसीज में और क्रिप्टो करेंसीज में, वो एक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाता है जब हम डिजिटल करेंसीज को समझना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये भी क्रिप्टो करेंसीज हैं. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज इसको कवर करेंगे. ब्लॉकचेन के बारे में पहले हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन को अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो ब्लॉकचेन जो है एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि शेयर्ड है और इट इज सिक्योर्ड, इट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है. तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी चीज देखें, जब भी उसमें कोई चीज ऐड होती है तो इसमें एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है. ठीक है. यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक ए डिजिटल नोटबुक. ठीक है. लेकिन ये एक ऐसी नोटबुक है जो कि ना एडिट हो सकती है और ना ही इरेज हो सकती है. बट एवरीवन कैन सी दैट पेज, एवरीवन कैन सी दैट नोट कि वहां पे क्या चीज ऐड हुई है, लेकिन कोई भी उसको इरेज नहीं कर सकता और ना ही कोई उसको एडिट कर सकता. वंस इट इज एडिड, वो एक पत्थर पे लकीर हो जाएगी. ठीक है. लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने तब जाके सबसे ज्यादा ये हमारे जो है समझना शुरू किया जब हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला. तब हमें पता चला कि क्रिप्टो करेंसी, बाज दफा ये होता है एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये पैदा हो जाती है कि शायद क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है. एक्चुअली ब्लॉकचेन एक टोटल फ्रेमवर्क है, पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी है और उसमें एक पार्ट है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं. जैसे अगर आप देखें जो इंटरनेट है, इंटरनेट बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर एक एप्लीकेशन है ईमेल की. ठीक है. ईमेल उसके अंदर एप्लीकेशन है. इसी तरह से ब्लॉकचेन एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है और उसमें एक एप्लीकेशन है जो क्रिप्टो करेंसी है. ठीक है. मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज में आजकल जो मशहूर है बहुत ज्यादा वो बिटकॉइन है. इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, इथेरियम है. But it can also be used to track things like ownership, contracts, transaction in a very safe way.
ब्लॉकचेन का एक्चुअली मकसद ये है कि ये हर ट्रांजैक्शन को एक इस तरह से सेव कर देता है, वो वहां पे हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है या ब्लॉकचेन बेस्ड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है वो बस गई और हो गई और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी एंड एवरीवन कैन सी दैट ट्रांजैक्शन। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं, इसमें ऑनरशिप भी होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस तो हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं कि ब्लॉकचेन में एक्चुअली अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक्चुअली एक स्पेस है जहां पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखें तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद एक काम करते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, और सारा कुछ फिर वो मैनेज करते हैं जिस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने बनाया होगा। ब्लॉकचेन के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और मेरे ख्याल से ये पता भी होनी चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये यूज होती हैं फॉर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एयर ड्रॉप्स हैं, हम बहुत सुनते हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, एल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, तो ठीक है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा एक पॉपुलर है। ये एक्चुअली 2009 में एग्जिस्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा डी डाओ है, डाओ स्टैंड्स फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें नोबडी इज द ओनर, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ये चल रही होती है। फिर डैप क्या चीजें हैं? डैप इज द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रन विदाउट द कंट्रोल ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी। अभी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो आप देखते हैं जो वेब 2 पे बनी है, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड होती हैं, ठीक है। अगर आप देखें कोई भी जो आजकल सोशल मीडिया एप्स हैं या इसके अलावा और भी कोई एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी सेंट्रली कंट्रोल्ड होती हैं। बट फॉर द डैप, डैप्स आर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, इनमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही होती इनको। इसके अलावा ईथर है। ईथर एक्चुअली एक वो चीज है, ईथर इज द फ्यूल दैट पावर्स द डिस्ट्रीब्यूटेड इथेरियम नेटवर्क। आप इथेरियम अगर इसको समझते हैं तो इथेरियम के लिए एक्चुअली ईथर इज लाइक अ फ्यूल। जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, तो इसी तरह इथेरियम में जो है यूज करने के लिए आपको ईथर की जरूरत पड़ती है, एंड वी कॉल इट के गैस फीस। वहां पे जो थोड़ी बहुत फीस लगती है या एनीथिंग, तो हम उसको ईथर कहते हैं, जिसको हम गैस फीस भी कहते हैं। फिएट, अगर फिएट इज अ वेरी कॉमन टर्म कि फिएट इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसी एंड इज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। इसमें कोई भी करेंसी आ सकती है जो कि गवर्नमेंटली कंट्रोल्ड होती है और एक पेपर फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है, विच वी यूज फॉर द ट्रांजैक्शंस, उसको हम फिएट मनी कहते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम चलें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक डिजिटल लेजर है, जैसे हमने कहा ना डिजिटल नोटबुक है। तो इसी तरह अगर अकाउंटिंग की फर्म से, अकाउंटिंग की टर्म से आप लोग वाकिफ हैं तो यू मस्ट नो कि एक लेजर क्या चीज होती है, ठीक है। बिफोर मेकिंग एनी बैलेंस शीट्स और एनीथिंग यू हैव टू मेक अ लेजर। तो लेजर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिजिटल लेजर क्रिएट होता है दैट इज इम्यूटेबल, ठीक है, वो इरेज नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी एडिटेड, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इम्यूटेबल होता है। इसकी की फीचर्स ये हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ये रन करता है, और सिक्योरिटी इसमें, ठीक है, ये सिक्योरिटी है कि जाहिर है ये एडिट नहीं हो सकता, ये डिलीट नहीं हो सकता। वैसे अगर कोई लेजर हो तो दैट कैन बी एडिटेड, और वो चेंज भी हो सकता है, उसमें कुछ भी जो है ना हम चेंज लेकर आ सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और एनीथिंग। बट अगर डिजिटल लेजर एक दफा क्रिएट हो गया तो
बस फिर वो जो है ना इम्यूटेबल हो जाता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली इसका यूजेज क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टोटल एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसके अंदर फिर एप्लीकेशंस हैं। इस और डिफरेंट एप्लीकेशंस हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, फॉर द डिजिटल, फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, फॉर द सप्लाई चेन, फॉर द वोटिंग, फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत सारी चीजों में ये यूज हो सकता है। ये एजुकेशन सेक्टर में यूज हो सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड दी जो जितने भी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की डिग्रीज होती हैं, वो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल सकते हैं। दैट इज व्यू कोई भी उनको देख सकता है। अगर कहीं पे भी जैसे जब भी हम कहीं अप्लाई करने के लिए जाते हैं एंड वी हैव टू शो देम आवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर हमें वो बहुत सारी कॉपीज करवानी पड़ती हैं एंड एवरीथिंग विद टोटल प्रोसीजर है एंड एवरीथिंग। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरह अगर कोई प्लेटफॉर्म हो हमारे पास और सारी की सारी जो स्टूडेंट्स की जिसे कहते हैं ना सारी जो उनकी डिग्रीज हैं और सर्टिफिकेशंस हैं, ऑल द थिंग्स आर प्लेस्ड देयर, जो कि ऑब्वियसली वो इम्यूटेबल हैं, वहां से कोई उनको डिलीट नहीं कर सकता, वहां से कोई उनको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, दे आर देयर। और उसमें आसानी ये हो जाती है कि एवरीवन कैन व्यू दोज डॉक्यूमेंट्स, एवरीवन विल नो कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं और क्या क्या आप उसमें जो डिग्रीज हैं एंड एवरीथिंग, उसमें कोई भी जो चीज है ना आपको वो नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे अटेस्टेशन के इश्यूज आ जाते हैं, डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, वो वहां पे इश्यूज सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दफा जो वहां पे चीज जाएगी वो जाहिर है अटेस्टेड होगी, वो अप्रूव्ड होगी। ये एक सिस्टम होता है, टोटल सिस्टम, जिसके बाद ही वहां पे आप कोई चीज जो है डाल सकते हैं, एक वेरीफाइड चीज। और जब एक दफा वो चीज चली गई तो इट विल बी वेरीफाइड, और फिर कोई भी जो है ना उसको देख सकता है अगर कहीं पे भी जाके आप उसे प्रेजेंट करना चाहें और एनीथिंग। इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ब्लॉकचेन यूज क्या है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली HBL ने ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फाइनेंस फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। ट्रेड लेंस और कस्टम्स के कुछ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं। सप्लाई चेन में इस तरह होता है कि उसमें फायदा ये हो जाएगा कि फॉर द एनी प्रोडक्ट यू कैन वहाँ पे QR कोड आ जाएगा एंड यू कैन सी कि वो जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली कब जो है फॉर्म हुई थी, वो कब मैन्युफैक्चर हुई थी, किस जो है ना वो जगह से आई थी और वो कहाँ से होती हुई अब आपके पास पहुंची है। सबसे ज्यादा जो इश्यू होता है प्रोडक्ट्स में वो ये होता है कि उनकी एक्सपायरी डेट्स जो हैं वो ऑल्टर कर दी जाती हैं और एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट with this you cannot alter the expiry dates, you cannot alter the products, और जो प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी है वो वहां से चेक की जा सकती है। प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी वहां से जो है ना कंफर्म की जा सकती है। एक कंपनीज के लिए भी एक ये बहुत अच्छी चीज है, और ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है उसको सबसे ज्यादा कंसर्न यही रहता है। इसी तरह रियल स्टेट में भी है, हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि यू कैन रिकॉर्ड द मेडिकल हिस्ट्री, और जब भी कोई कहीं पे सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू क्या होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और हॉस्पिटल जाएं तो यू हैव टू शो देम, यू हैव टू टेल देम ऑल द हिस्ट्री कि क्या क्या इशू था और एवरीथिंग। यू हैव टू टेक ऑल द फाइल्स विद यू। तो वो सारी की सारी फाइल्स आपको लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल योर मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल रिकॉर्ड्स इनटू द ब्लॉकचेन सिस्टम, और फिर वहां से आप इजीली डॉक्टर को या हॉस्पिटल कैन एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली वो वहां पे उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसे डिलीट नहीं कर सकते। दे कैन ओनली सी दैट हिस्ट्री विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इसमें कुछ और कीज भी आती हैं, पब्लिक कीज आती हैं, प्राइवेट कीज आती हैं, वो एक थोड़ा सा जरा डीप हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जैसे मैडम ने जिक्र किया कि आई एम आल्सो ए को फाउंडर फॉर द इलाजवर्स। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अभी जैसे हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे बात छिड़ी भी है, तो अभी हम लोगों ने इलाजवर्स के मिशन पे चले हैं। वी हैव बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म
ऑन ब्लॉकचेन, एआई और आईओटी वेरिएबल्स को लेके इसमें डिजिटल आइडेंटिटीज क्रिएट हो सकती हैं फॉर सिक्योर और पर्सनलाइज्ड और फॉर द एक्सेसिबल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। इसमें बहुत कुछ है, यू कैन डाउनलोड दैट विद द क्यूआर कोड। अब हम आते हैं, आई होप कि डिजिटल जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका एक वेग आइडिया, एक लेम आइडिया जिसे कहते हैं ना, एक लेमैन आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा। तो अब हम नाउ वी डाइव इनटू आवर टॉपिक, कि जो हमारा एक एक्चुअल टॉपिक है डिजिटल एसेट्स के ऊपर। वी कैन सी के आई वुड से कि इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मनी इज नॉट फिजिकल, ठीक है, contracts are self-executing and your vote is secure with zero chance of fraud or anything like that. तो इसी तरह ये सारी की सारी डिजिटल एसेट्स में आती हैं, ठीक है। आज का हमारा पर्पस जो है वो एक्चुअली टू एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, के किस तरह क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसीज ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं हमारी इकोनॉमी को। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें डिजिटल एसेट्स के बारे में, डिजिटल एसेट्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग वैल्यूएबल दैट एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, जिसकी फिजिकल कोई जो है ना एक उसकी मादी हैसियत नहीं है, बट इट्स अ नॉन फिजिकल एसेट विद द वैल्यू इन डिजिटल फॉर्म, लेकिन डिजिटल फॉर्म में उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी है, अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम को देखें तो उनकी ये एक डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एक वैल्यू है। अगर एक बिटकॉइन है और एनीथिंग, तो उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, फिजिकल वैल्यू ना सही, लेकिन उसकी एक डिजिटल वैल्यू है। इसी तरह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, टोकनाइज्ड एसेट्स हैं। हम टोकनाइज्ड एसेट्स, आजकल आप लोगों ने बहुत चीजें सुनी होंगी कि टोकन यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे टोकन की हम यूं भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी आप कहीं जाएं तो यू हैव टू टेक द टोकन। अब उस बहैसियत उस टोकन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, लेकिन उस टोकन के ऊपर, ठीक है, जो एक वैल्यू क्रिएट कर दी जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी टोकनाइज्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जब भी वो टोकन क्रिएट किया जाता है तो उसको एक वैल्यू दे दी जाती है। एनएफटीज के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, ये डिजिटल आर्ट है। यू कैन मेक एनी पिक्चर एज ए एनएफटी और उसकी एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। इसी तरह यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी टोकन्स, मेजर इसमें ये चीजें हैं। Now we dive into the major categories of digital assets. अगर देखा जाए तो major categories क्या हैं digital assets की? They are cryptocurrencies, digital currencies और central bank digital currencies. Cryptocurrencies actually ये है क्या? ये currency किस तरह की है? ये एक decentralized digital money है, ठीक है। दिस इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इसको कोई ओन नहीं करता, मतलब सेंट्रली, और इसको ना ही कोई कंट्रोल करता है। इट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉकचेन, इट इज नॉट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट, इट इज नॉट इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और एनीवन, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज तौर पे चल रही होती है। इट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू चल रही होती है, ठीक है, एंड इट हैज अ डिजिटल वैल्यू। इसकी जो मेजर एग्जांपल्स हैं, जाहिर है वो बिटकॉइन एंड इथेरियम है। इसके यूज केसेस कैसे आ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, रेमिटेंस के थ्रू, डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। You can use the cryptocurrencies for the investment purposes. You can use the cryptocurrencies for remittances to receive the money. You can use the cryptocurrencies for the digital payments. अगर आपने किसी को कोई पेमेंट करनी है तो you can pay them via cryptocurrency. अगर आप देखें तो मोस्टली कुछ कंट्रीज में, तुर्की में या यूएई में, they started to accept the cryptocurrencies for the payments. और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानीज आर इन द 9th नंबर who accepted the cryptocurrency, ठीक है, and there are over 20 million crypto users. I have checked with the resources और माशाल्लाह पाकिस्तानीज जो हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं
सॉरी, तो कि हमने एक न्यू जो टेक्नोलॉजी है हमने किस तरह से उसको अडॉप्ट करना है। वी आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इस वक्त वर्किंग कर रहा है सेंट्रल बैक्ड डिजिटल करेंसी के फ्रेमवर्क के ऊपर। एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी अनाउंस कि वो एक पायलट जो है अपना स्टार्ट करेंगे इन द 2025। रिसेंटली बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली एक न्यू रेगुलेटरी बॉडी जो है वो फॉर्म की है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के नाम से, जिसमें मेजर की प्लेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के और डिफरेंट वो ऐड हैं, और डिफरेंट की प्लेयर्स जो हैं इस इंडस्ट्री से वो लोग इस चीज को रन कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह हम कोई अच्छी चीज जो है वो अब देखेंगे। अब हम देख रहे हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। हमने देखा क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हमने देखें तो दैट इज ए डिजिट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉकचेन। बट फॉर द डिजिटल करेंसी, एनी करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, कोई भी करेंसी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है दैट इज डिजिटल करेंसी। जैसे कि अभी आप देखें तो जो आपकी बैंकिंग जो एप्स हैं वहां पे एक आ रही है, जो अमाउंट वगैरह आ रही है, दैट कैन कंसिडर्ड एज द डिजिटल करेंसी, ठीक है। जो पेमेंट गेटवेज डिफरेंट हमारे यूज हो रहे हैं फॉर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और एनीथिंग, दे आर कंसिडर्ड एज द डिजिटल करेंसी। तो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी आती है और इसके अंदर सीबीडीसीज भी आती हैं, और एनी बैंक इशूड डिजिटल मनी, जो कि इस वक्त जैसे अगर चाइना को देखा जाए और पाकिस्तान भी जिसके ऊपर काम कर रहा है कि जो बैंक इशूड डिजिटल मनी होगी जो रुपी के इक्वल होगी। चाइना में जो है वो युआन के इक्वल है, ठीक है, वो जो भी डिजिटल करेंसी है। अच्छा, ये चीज हमें याद रखनी है कि एवरी क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी, ठीक है, लेकिन हर डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। उसकी वजह यह है, जो मेन चीज जो मेन फर्क है वो ये कि क्रिप्टो करेंसी इज ए डिसेंट्रलाइज्ड और वो ब्लॉकचेन पे ऑपरेट होती है, जबकि डिजिटल करेंसी में वो वाली डिजिटल करेंसीज भी आ जाती हैं जो कि बैंक इशूड डिजिटल मनी और सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसीज हैं। एक छोटा सा जो है ना इन दोनों के में डिफरेंस अगर हम देखें कि क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, कोई उसकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। डिजिटल करेंसी की बात करें तो इट इज सेंट्रलाइज्ड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक और एनी गवर्नमेंट। एग्जांपल्स की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन एंड इथेरियम आ जाता है और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी की बात करें तो उसमें डिजिटल युआन की बात आ रही है, डिजिटल यूरो की बात आ रही है एंड द सीबीडीसीज जो सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसीज हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो क्रिप्टो करेंसीज है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जबकि डिजिटल करेंसी में और मे नॉट यूज डिजिटल करेंसी, ये वेब 2 के ऊपर भी क्रिएट हो सकती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड भी होती है। और हमने मे और मे नॉट यूज ब्लॉकचेन इसलिए लिखा है कि डिजिटल करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी आ सकती है, बिकॉज एवरी क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी, बट every digital currency is not a cryptocurrency, there is a difference. क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जा सकता है फॉर दी पेमेंट्स, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो कि डीफाई की मैंने शुरू में बात की थी थोड़ी सी। और अगर देखा जाए तो जो डिजिटल करेंसी है इट इज मॉडर्न अल्टरनेटिव टू कैश फॉर फास्टर डिजिटल पेमेंट्स। इसमें कैश का यूज जो है वो सबसे कम हम कर रहे हैं, और जो हम इसमें कोशिशें कर रहे हैं फरोख्त देने की कि हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाएं और कैश की हमें इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े। जैसे कि अगर हम देखें चाइना में, तो चाइना हैज इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम, तकरीबन वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे यू कैन पे
You can make a payment through the palm, through the face, through anything NFC, और किसी भी तरीके से जो है ना डिजिटल पेमेंट्स को किया जा सकता है, किसी भी तरीके से पेमेंट्स की जा सकती हैं। वो कैश को कम से कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा रेगुलेशंस का थोड़ा सा ठीक है बात आ जाती है, बट डिजिटल करेंसी जो होती है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है। ठीक है, फिर वही बात है, अगर डिजिटल युआन की हम बात कर रहे हैं तो दिस कैन ओनली बी यूज्ड इन चाइना, वो अदर देन चाइना यूज नहीं हो सकता। अगर हम डिजिटल करेंसी पाकिस्तानी रुपी की बात करेंगे तो वो डिजिटल करेंसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में यूज हो सकती है, सेम एज द फिएट मनी। जो पाकिस्तानी रुपी है वो जैसे सिर्फ पाकिस्तान में यूज हो सकती है, तो इसी तरह जो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी अगर पाकिस्तान की, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में यूज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो डिजिटल करेंसी होगी तो वो कहीं पे भी जाके यूज हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जो हम बात कर रहे थे सीबीडीसीज की, हॉट टॉपिक है आजकल। दिस इज ए डिजिटल वर्जन ऑफ नेशनल फिएट करेंसी। ठीक है, इशूड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, लीगल टेंडर होता है और इसके एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसमें एक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे हमने बात किया है कि चाइनीज युआन की बात की, डिजिटल युआन की बात की, विच इज जो कि विच गोज बाय ECNY। ठीक है, इंडिया ने भी स्टार्ट किया एंड पाकिस्तान इज प्लानिंग विद EPKR। एंड ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ रुपी होगी बैक्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इट विल नॉट वॉलेटाइल लाइक बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन जो है एक बहुत ही वॉलेटाइल, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी है, वो उसमें वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। बट जो डिजिटल करेंसी होती है वो स्टेबल होती है। वो स्टेबल उसकी वजह ये होती है कि वो इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, और उस जो फिएट मनी जो वहाँ की करेंसी होती है उसके उसको बैक कर रही होती है, तो इट इज ए वेरी वॉलेटाइल। इसमें उस तरह का इशू नहीं होता। इसमें हमें फायदे ये हो जाएंगे सीबीडीसीज में कि रियल टाइम ट्रांसफर्स हो सकते हैं, एंटी करप्शन, बेटर एक्सेस फॉर रूरल पॉपुलेशन, सपोर्ट फिनटेक ग्रोथ। इस वक्त जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है। ठीक है, हम इसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो न्यू आइडियाज हैं फिनटेक को लेके, और बहुत अच्छी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। एक एफिशिएंट वे ऑफ पब्लिक पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, रूरल एरियाज में भी इट कैन बी यूज्ड बिकॉज एवरीवन यूजेस फोन नाउअडेज एंड एवरीवन हैज एक्सेस टू इंटरनेट। तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स करना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और जैसे कि अभी कुछ मसाइल हो जाते हैं फॉर द बैंक्स कैश मूव करना एंड दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी। अगर जैसे कि बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कैश मूव करते हुए और एनीथिंग, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स में उस तरह का इशू नहीं आएगा। एक सिक्योरिटी लेयर एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना, हम आ जाएगी। एंटी करप्शन उसका ये सीन है कि ऑब्वियसली एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। तो कैश की तरह क्योंकि कैश को रिकॉर्ड करना या कैश को ट्रैक करना इज नॉट दैट इजी, but for the digital currencies it is much easier for the governments, for the central bank to track the payments or to track the um, amount जो भी जा रही है। फ्यूचर क्या है CBDCs का कि the state bank of Pakistan has shown strong interest in launching a CBDC। एक बहुत अच्छा स्टेक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड बहुत अच्छा जो है इसके ऊपर काम भी हो रहा है। 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साइन एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ ए डिजिटल करेंसी, जिसका इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर।
और in early 2023, State Bank of Pakistan Deputy Governor confirmed that the pilot launch of CBDC is planned by 2025. तो तब भी ये प्लान किया गया था कि 2025 में एक पायलट लॉन्च जो है वो करेंगे. लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है. CBDCs अगर लॉन्च होते हैं इफ तो उसके हमारे पास ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स हैं, ज्यादा बेनिफिट्स ही हैं. की चैलेंजेस हैं कुछ, बट बेनिफिट्स अच्छे हैं. उसकी ये कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगी, ठीक है. रीचिंग अनबैंक पॉपुलेशंस इन रूरल एरियाज, जैसे मैंने कहा कि अगर रूरल एरियाज कुछ हैं जो पाकिस्तान के, वहाँ पे बैंकिंग एक्सेस इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, बट दे कैन एक्सेस दी डिजिटल पेमेंट्स और CBDCs. जैसे कि अगर जो इस वक्त प्रेजेंट फिनटेक कंपनीज हैं पाकिस्तान की, अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में उनका यूज़ एक अच्छा है. उनकी अकाउंट ओपनिंग इजी है एंड एवरीथिंग, डिजिटल पेमेंट्स वहाँ पे इजी हैं. तो रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग किया जा रहा है, और जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी है. फास्टर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है. रियल टाइम 24/7 ट्रांसफर्स हैं, कोई इशू नहीं है. बैंकिंग्स में हमें थोड़ा सा ज़रा इशू हो जाता है, लाइक बैंकिंग आवर्स का इशू हो जाता है एंड एनीथिंग. ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, रिडक्शन इन करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट फाइनेंस. इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा इशू है जो कि इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं. रिड्यूस्ड कैश डिपेंडेंसी. इस वक्त वी आर ए कैश इकोनॉमी, और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए ऑब्वियसली तो टाइम लगेगा, बट वंस वी आर एट दैट पॉइंट it will be a huge cost savings on printing or managing physical cash. क्योंकि physical cash को print करना and manage करना, most of you guys are from the banking sector, you guys must know the whole scenario के एक कितना different जो है, और कुछ challenges जो हैं इसमें काफी आ जाते हैं. Support for e-commerce and fintech. It is easier integration with digital payment apps and services. जैसे हमने भी अभी जैसे मैं अभी इलाज वर्ष की बात कर रहा था, तो उसमें भी हमने इस चीज़ को फ़रोख्त किया है. उसमें हम डिफरेंट टोकन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसमें जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो उसको इजी करने की कोशिश की है फॉर द पेमेंट्स, ताकि आसानी हो जाए, और रूरल एरियाज में भी पीपल कैन यूज़ दैट एप्लीकेशन. इसी तरह और भी एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारी चल रही हैं. तो CBDCs में एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी इस वक्त जो है, जाहिर है अभी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल PCC अभी फॉर्म हुई है रिसेंटली, तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स. तो उसमें फिर हमें पता चलेगा कि डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो के हवाले से क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म किया जाता है. साइबर सिक्योरिटी रिस्क कुछ हो सकते हैं कि नीड फॉर हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. हमें एक जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को एक हाई लेवल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फॉर द साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, एंड इंशाल्लाह वी विल अचीव दैट एज वेल. अगर एक रोड हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ करेंगे और बहुत फ़ायदा रहेगा. पब्लिक अवेयरनेस का एक थोड़ा सा जरा इशू है कि लिमिटेड डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द मैसेज. बहुत सारे लोगों को डिजिटल पेमेंट्स का या फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक पब्लिक अवेयरनेस देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ऑब्वियसली वंस एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो लोग जो हैं पब्लिक अवेयरनेस देना, और फिर पब्लिक अवेयरनेस की तरफ एक स्पेशल एक अलग से काम किया जा सकता है. विद एग्जिस्टिंग बैंक्स एंड वॉलेट्स, अगर जो एक एग्जिस्टिंग जो बैंक्स और जो डिफरेंट वॉलेट्स चल रहे हैं, ये भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक अलग से CBDC जो पाकिस्तानी करेंसी है EPKR वो लॉन्च होगी, तो वो एक चैलेंजिंग होगी फॉर द न्यूली फिनटेक कंपनीज. इस वक्त अगर इसको एक थोड़ा सा
जो है फ्यूचर ऑफ सीबीडीसी इन पाकिस्तान एक मैपिंग दी है कि 2022 में एक एग्रीमेंट साइन किया था विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द सीबीडीसी फिजिबिलिटी। 2023 में पायलट लॉन्च की एक प्लानिंग है और 2023 में लॉन्च किया था कि प्लान करेंगे। 2025 में ये एक टारगेटेड ईयर है फॉर द पायलट लॉन्च, लेट्स सी, और इसके बाद ग्रेजुअल रोल आउट होगा फॉलोइंग द पायलट फेज। अगर हम अब कंपैरिजन करते हैं, हमने थोड़ा सा समझा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है और सीबीडीसीज क्या है। थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं इसमें। अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी की जो नेचर है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है, ठीक है। डिजिटल करेंसी वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, इट कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड। लेकिन जो सीबीडीसीज हैं दे आर ओनली सेंट्रलाइज्ड और रेगुलेटेड। यस, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक बैक्ड होती हैं और फिर ये गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं। इस वजह से दे आर सेंट्रली कंट्रोल्ड, सेंट्रली रेगुलेटेड। बट फॉर द डिजिटल करेंसी इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, और अनलाइक क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। इशूअर क्रिप्टो करेंसी में जो है वो प्राइवेट कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्रिप्टो करेंसी फॉर्म कर सकता है। और जैसे कि अगर बिटकॉइन बात की जाए तो बिटकॉइन वाज फॉर्म्ड बाय द सतोशी नाकामोटो, जिसका आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तो इसके ये प्राइवेट है, इसमें कोई लीगल क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं। डिजिटल करेंसी की बात करें तो इट कैन बी अ प्राइवेट, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द बैंक। अब कोई भी बैंक जो है वो अपनी डिजिटल करेंसी भी दे सकता है, एंड फॉर द सीबीडीसीज इट इज ओनली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, जस्ट लाइक द फिएट मनी। जैसे फिएट मनी इज ओनली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, जस्ट लाइक द सीबीडीसीज इट विल ओनली बी और इट इज ओनली बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। लीगल टेंडर की बात करें तो यस, सीबीडीसीज में एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। डेफिनेटली डिजिटल करेंसी में एक मॉडरेट लेवल है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा सीन नहीं है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशंस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करेंसी है ये। डिजिटल करेंसी वेरी करती है बिकॉज वी नो कि एवरी क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी एंड एवरी डिजिटल करेंसी इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी, इसलिए इट वेरीज। बट फॉर द सीबीडीसीज जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत लो होती है, वो सेम रहती है। ऑब्वियसली जो उसकी वैल्यू है, जो अगर पीकेआर की वैल्यू है फिएट मनी की, वही उसकी सीबीडीसी की जो होगी ई पीकेआर की, वही उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हम काफी देखते आ रहे हैं। हमने देखा कि डिजिटल एसेट्स आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस एंड पाकिस्तान हैज इमेंस पोटेंशियल इन दिस स्पेस। तो इसमें एक जो स्ट्रेटेजिक एडॉप्शन है क्रिप्टो की या डिजिटल करेंसी की और सीबीडीसीज की, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अच्छी एडॉप्शन है। अच्छे पाकिस्तानी यूजर्स हैं यहाँ पर अडॉप्शन में। एज वी डिस्कस्ड कि वी आर इन 9th ग्लोबली जो क्रिप्टो करेंसी को या डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट करने में, और इसके लिए ब्लॉकचेन इज द की। आई थिंक well, this is done from my side. If you have any questions, yes, तो हम उसको फिर एड्रेस कर लेते हैं इन चीज़ों को। Okay, I'm going to stop my share screen जो है मैं stop कर रहा हूँ। Okay, मैडम अतिया, हमारी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? If we have any questions or anything. Floor is open for questions. If anybody want to ask any question, please go ahead.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Bilal Naqvi Saab, this is Syed Mohammad Askari Rizvi speaking. I work for Bank Al Habib Limited, sir. Sir, I have a question here that we have Islamic banking side by side flourishing in our country. As you know that there is a share capital of our business. So how can we survive as a conventional banker, or how the banking will survive having another counterpart in the industry, like the digital currency or the crypto will come into business, sir? I have this question, sir. Please respond. The profitability of the business will definitely will be diminished. I say, sir. अम, देखिए, एक जो बैंकिंग एक कन्वेंशनल बैंकिंग है, जिसे हम कहें कि इट विल नॉट बी डिमिनिश ओवरनाइट। एकदम तो ऑब्वियसली कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर जिन कंट्रीज की हम बात करें कि दे आर यूजिंग डिजिटल करेंसीज, और जो कंट्रीज क्रिप्टो को यूज भी कर रही हैं फॉर द डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल करेंसीज को, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल ही जो बैंकिंग जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो खत्म हो गई हो। एकदम से तो जाहिर है कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक फर्क आएगा, एक सेटबैक जिसे हम कहते हैं वो आ सकता है। यस, सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स एज वेल। आई होप आई एम एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। Sabeen, please unmute your line. Yes, I think somebody raised the hand. Kindly unmute Sabeen. Sabeen, you can type. Can you please kindly type the question? Hello, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, first of all, thank you so much for a wonderful session. The way you delivered the session was really amazing. Thank you so much. I just don't have any question. There is one request. Can we have that PPT, if you allow us? That would be really great. Yeah, sure. Madam Madia or moderator, yeah, Mohammad Abbas Sahab will share Perfect. Thank you, sir. as needed. All right, no problem. Yes, Mr. Javed Iqbal has raised a hand. Yes, sir. And Assalamualaikum. Dr. I'm Sayyeda Javed Zeenat as from well. Bank Al Habib. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sajid, thank you for the nice session. I have just asked you about the State Bank is not allowing customer regarding playing in their bitcoins or cryptocurrency. Mm-hmm. Is there any upcoming session State Bank is starting regarding this? Okay, this is a state decision, ठीक है, but as for अगर देखा जाए for the cryptocurrency, तो इसको अगर हम एक जनरली बात करेंगे, ठीक है, जनरली बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को कोई भी करेंसी जो है या कोई भी सेंट्रल बैंक इसको बैक नहीं करता, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें बिटकॉइन की, तो दैट्स व्हाई different central banks are going for the CBDCs and the digital currencies, क्योंकि उसकी मेन वजह आपको पता है, वोलेटिलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, हाई वोलेटिलिटी है। तो इसको जो है ना साइड पे ही रखते हैं। Next question from Dr. Sayyeda Zeenat. Yes, Assalamu alaikum everyone. Here is वालेकुम Dr. अस्सलाम। Sayyeda Zinat. Sir, मेरा एक question है
कि हम अभी तक इंट्रोडक्टरी फेजेस में हैं डिजिटल करेंसीज को लेके, ब्लॉकचेन को लेके या फिनटेक को लेके। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं या इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं, जिसमें से एक आपने भी डिस्कस किया, उसी के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ एससीसीपी है या एसपीपी है, एसपीपी ने सीबीडीएस जो अभी आपने बताया कि वो इनिशिएट उसका सेटअप जो है किया हुआ है स्टार्ट, तो ये इसके लिए वे फॉरवर्ड किया है, ये इसको इसकी श्योरिटी या इसकी सारी चीजों को इंश्योर करने का तरीका क्या है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बीइंग रिसर्चर हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन के लिए और प्रैक्टिसेस के लिए बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इवन चीजों को आगे लेके जाने के लिए जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, कोई वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं दैट बेस्ड ऑन द फिनटेक, तो हमारे जो हाई अप्स हैं उन चीजों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं या क्या पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए? थैंक यू। देखिए, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर नॉट इजी टू मेक, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली दीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और जो एक या कोई पॉलिसीज हैं, दीज थिंग्स टेक्स टाइम। अगर हम कुछ अर्से पहले की बात करें तो वी फेस्ड सम डिफिकल्टीज फॉर द फिनटेक इंडस्ट्रीज, राइट। बट फिनटेक इंडस्ट्री को फिर अडॉप्ट किया गया और फिनटेक इंडस्ट्री को अब उसके लिए जाहिर है कुछ रूल्स बनाए गए। एंड नाउ अगर इम्प्लीमेंटेशन की जैसे बात की तो देखें, अब फिनटेक में हम एक अच्छे तरीके से उसमें एक्सेल कर रहे हैं। बट फॉर द डिजिटल करेंसीज और सीबीडीसीज जो हम ये बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काम तो जैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे पीसीसी अभी फॉर्म हुई है फॉर द, और ये हुई ही फॉर द लीगल फ्रेमवर्क के लिए है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट एट सम पॉइंट जो है ये चीज़ एक कॉमन हो जाएगी और हमने इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ भी आएंगे एज अ नेशन। एंड आई थिंक एज अ सर्जन आपने पूछा कि एज अ सर्जन क्या चीज़ है। आई एम सॉरी, प्लीज वो पार्ट थोड़ा सा जरा रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि एज अ रिसर्चर जब हम अपने पॉइंट्स को या अपने आइडियाज को आगे लेके जाते हैं तो उन्हें डिस्कस करते हैं, तो हमारे हायर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। ये फिनटेक की मैंने एग्जांपल दी थी। अभी आपने कहा कि फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो इज एट अ ग्रोइंग फेज, लेकिन इसमें भी बहुत से इश्यूज हमारे आ रहे हैं, स्पेशली रेगुलेटरी एस्पेक्ट से आ रहे हैं कि हमारे पास कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि अगर हम इसको पब्लिकली चीज़ों को अवेलेबल करें तो उसको हमें किस तरह से लेके चलें। एज अ रिसर्चर, आई सेड एज अ रिसर्चर जब हम अपने आइडियाज को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो आई डू अंडरस्टैंड। ओके, अगर हम इन्हीं की बात करें, सिर्फ फिनटेक की बात करें या डिजिटल करेंसीज की बात करें, तो देखें, डिजिटल करेंसीज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली उसमें अभी थोड़ा सा जरा टाइम होगा, लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जैसे आज सिर्फ जो एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताना, जैसे आपने बताया कि हम अभी तक इंट्रोडक्टरी फेज में हैं, तो हम इंट्रोडक्टरी फेज में इसलिए हैं कि बिकॉज फर्स्ट एक टेक्नोलॉजी पे मूव करने के लिए, एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। अभी तक बहुत ऐसा होता है कि हम ब्लॉकचेन को ये समझ रहे होते हैं कि शायद ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह अगर हम बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी की या क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो हमने अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ना बिटकॉइन को हमने सुना हुआ है, बट हमने उसको समझा हुआ नहीं है। इसी तरह जो डिजिटल करेंसीज हैं, अभी तक हम उसको सही तरीके के साथ जो है ना, अभी हम इंट्रोडक्टरी फेज में इसी वजह से हैं क्योंकि अभी हमने उन चीजों को समझना है, समझाना है। जितनी ज्यादा जब उसकी अवेयरनेस आएगी ना, और फिर उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और फिर उसकी एग्जीक्यूशन एक आसान हो जाएगी। जैसे कि हमने बात की कि उसके चैलेंजेस क्या है,
पब्लिक अवेयरनेस। अब सारे रिसर्चर्स हैं एंड एवरीवन, ठीक है, सारे एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, एंड स्टिल वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर जब हम यहाँ पे इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकेंगे तो फिर ही हम क्योंकि देखें, जब एक चीज इंप्लीमेंट होती है ना, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं होती या स्पेसिफिक सिटी के लिए नहीं होती, वो फिर इम्प्लीमेंटेशन फिर जब एक स्टेट लेवल पे जब उस किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है या उसको रेगुलेटरी जब उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो मुल्क है वो देखा जाता है, और उसके उसके लिए सारी की सारी अवाम देखी जाती है। तो जाहिर है उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, एंड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस इंट्रोडक्टरी फेज जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब एक अवेयरनेस होगी, एक चीज को समझ जाएंगे, एक चीज को पता चल जाएगा, फिर उसकी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जब उसका एक फॉर्म हो जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ सकती, फिर उसके बाद जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन दैट विल बी मोर इजियर। आई होप यू गेट दैट। Yeah, left with 4 minutes. Kindly expedite. Ask your questions quickly. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल है माइनिंग से रिलेटेड। सर, माइनिंग का क्या अस्सलाम है वालेकुम। पाकिस्तान में? अभी तक लीगलाइज हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो माइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया बाकी मुल्कों में इतने बड़े 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 फर्म्स हैं माइनिंग के, तो इसका जरा माइनिंग देखें, ऑब्वियसली माइनिंग के लिए जो है ना वो ठीक ठाक पावर चाहिए। बेसिक स्टफ सिर्फ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। माइनिंग नीड्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग नीड्स एक मेजर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर एक अच्छे लेवल के ऊपर उसे माइनिंग कर रहे हैं तो जो सेटअप है इट इज नॉट दैट इजी, कॉस्ट इज टू हाई, और the managing that structure is not so easy ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी जरा मसाइल आते हैं। अगर बात करें अगर कुछ मुल्कों की, जो कि मुल्क जो एट स्टेट लेवल के ऊपर अगर जो कर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर established, they are developed in those areas, they don't have to worry about the different आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह एंड एवरीथिंग जो भी इसके अंदर आता है। तो बट पाकिस्तान में कोशिश जैसे कि अभी शुरू करने की पीसीसी ने जो है अपना एक एजेंडे में ये भी शामिल किया है कि माइनिंग स्टार्ट करने का, बट इट दिस थिंग इज नॉट दैट इजी दैट इट सीम्स। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक जी यू जी, सो वालेकुम मच। सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नियर फ्यूचर में आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में भी वो हो सकेगी, या जो इस्लामिक कंट्रीज कर रहे हैं, मतलब जो, और पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं प्राइवेटली इसको वो कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये आंसर दे सकते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट है या इसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। एंड एज फॉर दी अगर देखें इसमें जो तमाम डिफरेंट उलमास के डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो इसके लिए फिर वही बात है, जो शरिया कंप्लाइंट है, शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, ये जो ज़ाहिर है जो हमारे आलिम हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और पिछले दिनों लास्ट एक सेशन हुआ था, आई थिंक मजहर अब्बास साहब ने लिया था, तो ही डिस्कस दैट इन वेरी डिटेल्ड के मैं उसी चीज को थोड़ा सा बस कोट कर देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी वी कैन होल्ड दैट करेंसी, वी कैन बाय दैट करेंसी, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कोई भी वो चीज जिसकी एक डिजिटल वैल्यू है, जिसकी एक वैल्यू है,
तो वी कैन बाय दैट, लेकिन उसमें जो ट्रेडिंग वाली बात आ जाती है एंड एवरीथिंग फॉर you buy that specific thing for making profits on a short term basis or anything, तो वो चीज फिर शरिया कंप्लाइंस नहीं रहती. बट कोई भी चीज जिसकी कोई एक डिजिटल वैल्यू है, जिसकी एक वैल्यू है, तो यस यू कैन buy that and yes you can use that for making the payments. All right. जज़ाकल्लाह खैर सर. सर एक और, सॉरी मैं आपको, एक और Sure, no क्वेश्चन है. worries. Yeah. मैं असल में एक हम स्टडी कर रहे हैं फिनटेक का इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो उसमें बेसिकली ये शरिया कंप्लाइंस को ही वो देखते हुए, तो ये जो डिजिटल अभी आपने बात की, मैंने तो उसमें से वो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल वॉलेट का वर्ड निकाल दिया कि इस पाकिस्तान में ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है या इस्लामिक बैंक्स नहीं यूज़ करते. तो क्या ये उससे डिफरेंट था डिजिटल वॉलेट के जो क्रिप्टो करेंसी है इससे? जी जी, बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने इसी वजह से इसको थोड़ा सा एम्फसाइज किया है इस चीज के ऊपर कि डिजिटल करेंसी इज टोटली डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसी. ठीक है. एवरी क्रिप्टो करेंसी is a digital currency but every digital currency is not a cryptocurrency. ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. अगर हम बात करते हैं डिजिटल वॉलेट्स की, डिजिटल वॉलेट्स फॉर द बैंक्स, ठीक है, वो एक डिजिटल वॉलेट्स में आते हैं, डिजिटल करेंसी में आते हैं, तो उसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है. बट ऑब्वियसली यू कैन आस्क विद दी जो के ज्यादा इस बारे में समझते हो फॉर द शरिया कंप्लायंस के हवाले से, तो आप उनसे रुजू कर सकती हैं. प्रेफरेबली मजहर अब्बास साहब, ही इज वेरी वेल वर्स्ड इन दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस, तो आई थिंक आपको वहां से अच्छा जवाब मिल सकता है. So do we have any other question? Yes, sir, I have a question. Yes, please. So recently we have seen that Malaysia has allowed payment of zakat via cryptocurrency. And it has significantly increased by 72%, if I'm not mistaken. So can you suggest that how it can be helpful, how it can impact the zakat collection in Pakistan if we go through these digital assets? If we adopt this policy same as Malaysia. Okay. In the near future, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, but in the future, soon we will be accepting zakats in digital currency or cryptocurrencies. So Malaysia has taken the advantage, or Malaysia has implemented this. Obviously, they have seen the surge in collection. तो अगर हम इसमें भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक फिर वही बात है कि ज़कात कलेक्शन के लिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अगर वो पूरे हो रहे हैं, जो कि एक शरिया पैरामीटर्स हैं, अगर वो पूरे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इवन इन पाकिस्तान भी, तो एक अच्छी कलेक्शन जो है हो सकती है. क्योंकि राइट नाउ जो कलेक्शन है वो तो एक ऑटोमेटिक हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन जब लोगों के हाथ पे छोड़ा जाएगा और पीपल आर मेकिंग मनी इन दिस, पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस, तो ऑब्वियसली इसमें जो है ना ज़कात कलेक्शन में भी एक अच्छा सर्ज आ सकता है. But last but not the least, it's something very important related to cryptocurrency and money laundering. We are all concerned with cross-border transactions, and then we have mixers and tumblers, and we are well familiar with decentralized finance. How can we make it transparent, and what should be the approach of our law enforcement agencies to track down these illegal activities, especially in blockchain?
ब्लॉकचेन का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? यू कैन ट्रैक द ट्रांजैक्शंस, ठीक है? यू कैन व्यू द ट्रांजैक्शंस। जब भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यू कैन सी के कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ गई है और कितनी ट्रांजैक्शन गई है, ठीक है? यू कैन व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स। तो मेन जो चीज है ना ब्लॉकचेन की, वो सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि यू कैन ट्रैक ऑल द ट्रांजैक्शंस। जहाँ तक नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग का, Yes, तो cross मनी, border. जी Yes. जी, मनी लॉन्ड्रिंग देखें, डिफरेंट जो इस वक्त मॉडल्स यूज हो रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा, अगर हम करंट मॉडल या जो मशहूर मॉडल है उसकी बात करें फॉर द बाइनेंस, तो बाइनेंस इटसेल्फ इज नॉट ए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है? ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और आपने कुछ इससे पहले सुना होगा कि बाइनेंस हैज प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ क्रिप्टो यूजर्स इन पाकिस्तान। कुछ अर्से पहले बाइनेंस ने एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दी थी, Yes, टू it द is लॉ shared. इन्फोर्समेंट। इट वाज शेयर्ड, एंड it was shared because this exchange is a centralized exchange, and yes, they can see कि कौन सी जो ट्रांसफर है वो कहाँ हो रही है और कौन सी जो ट्रांजैक्शन है कौन किधर कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। जाहिर है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इसमें आसान हो जाती हैं, अदर देन अगर हम देखें कि डिस्पाइट द कन्वेंशनल जो सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम में इट टेक्स टाइम और मल्टीपल फीस, चार्जेस एंड टैक्सेस एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर हम बात करें तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस विद क्रिप्टो करेंसीज तो वो इतनी ज्यादा नहीं होती। दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर्ड दिस मींस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। अगर करप्शन की बात करें, और फिलहाल जो एक्सचेंजेस हैं वो जो यूज हो रही हैं ऑन दी फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, दे आर सेंट्रलाइज्ड, तो एक उसमें इतना ज्यादा ना मसला नहीं है। और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, दे कैन ट्रैक द ट्रांजैक्शंस, दे कैन ट्रैक के हु मेड द पेमेंट टू हु। बट अगर कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी यूज होती है तो ऑब्वियसली आवर law enforcements have to implement the security protocols for that। उसके लिए जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया कि जो हमारे चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि सिक्योरिटी का एक बड़ा चैलेंज है। वी नीड अ बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल दोस activities or to track those activities। control से ज्यादा we need the tracking system। तो अगर एक उसके लिए एक अच्छा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अगर हमारे पास आते हैं और एक अच्छे जो है एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अगर हमारे पास आता है, तो देन आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विल बी एबल टू ट्रैक डाउन दोज ट्रांजैक्शंस। तो उसमें फिर इतना ज्यादा जो है मसला नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अभी आप कन्वेंशनल सिस्टम देखें तो वो भी कोई इतना ज्यादा आसान नहीं है टू ट्रैक दोस ट्रांजैक्शंस। Yes, तो I ऑब्वियसली agree. या तो ट्रैकिंग के लिए ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज, दिस इज अ चैलेंज। तो उसमें दिस नीड्स बिगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज्यादा इसके लिए जो है ना सिस्टम प्रोटोकॉल्स और हमें चाहिए होंगे ऑब्वियसली। Thank you, Mr. Naqvi. We are very, very thankful to you for such an enlightening presentation. थैंक यू In सो fact, मच। we, and especially me, I have learned so much about this potential of blockchain and digital assets in Pakistan. As we come to थैंक the यू वेरी end of मच। today's session, I would like to express my sincere gratitude, and on behalf of Al Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful, our sincere gratitude to Mr. Bilal Naqvi for sharing his valuable insights and expertise on digital assets in Pakistan. Your presentation has provided us
really with a deeper understanding of both the tactical and the practical applications of blockchain technology in our country. I would also like to thank all of our audience for your active participation and thoughtful questions. A certificate of participation will be shared with those attendees who have filled up that information. We encourage you to continue exploring the new topics that we share and stay connected with our social media handles. For those interested in learning more about blockchain technology and digital assets in Pakistan, please do visit the Pakistan Blockchain Institute website or connect with Mr. Naqvi on professional platform. Thank you once again for joining us today. We hope that this session has been very informative and valuable for your professional journey. Have a wonderful day ahead. Allah Hafiz.